जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो आप देखेंगे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन सीधे दिल्ली पहुंचता है। भारत में कहाँ पे? दिल्ली पहुंचता है सबसे पहले 24 मार्च 1946 को। ये जो कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसमें 3 अंग्रेज सदस्य होते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन कौन 3 सदस्य हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। इसमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं, ये कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष होते हैं और भारत सचिव भी थे। योजना के अध्यक्ष और भारत सचिव। भारत सचिव और योजना का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड अध्यक्ष। और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री थे। नौसैनिक मंत्री। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों में कौन व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था? तो कौन था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि योजना का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था? तो कौन अध्यक्ष था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और यही भारत सचिव भी थे तत्कालीन। आप देखेंगे यही जो कैबिनेट मिशन योजना भारत आई, ये जो कैबिनेट मिशन है, ये एक योजना थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजी गई थी भारतीयों के लिए। और इस योजना को लेके आने वाले सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। और इन्हीं को कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कहा जाता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर को। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे? और 3 ऑप्शन ये दिया था, एक और किसी अंग्रेज का ही नाम दिया था। तो आपको इन तीनों का नाम भूलना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखेंगे ये जो कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी, इस योजना में कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिला के 389 सदस्यों की एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और आप देखेंगे इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? जुलाई 1946 में। और किसके सिफारिश पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था संविधान सभा का गठन। ये जो संविधान सभा के लिए 389 सीटों का निर्धारण किया गया था, 389 सीटें निर्धारित की गई थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत की 292 सीटें, देसी रियासतों की 93 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई थी। और इसी 292 सीटों में 73 सीट आरक्षित कर दी गई थी मुस्लिम लीग के लिए। तो मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 73 सीटें आरक्षित की गई थी। देखिए, अगर प्रश्न पूछता है कि 389 सीटों में ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो आपका जवाब होगा 296। 296 इसलिए होगा, ये जो कमिश्नरी क्षेत्र है ये भी ब्रिटिश प्रांत के ही अंतर्गत आता था। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग। 4 कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और ये चारों कमिश्नरी क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत के ही अंतर्गत आते थे। इसलिए अगर प्रश्न ये पूछता है कि ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो 296 सीटें निर्धारित की गई थी। ये 292 और 4 296 सीटें। और देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें? तो 93 सीटें निर्धारित की गई थी। और
कितनी सीटें आरक्षित की गई थी मुस्लिम लीग के लिए? तो 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी। और देखेंगे ये जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता था, अप्रत्यक्ष होता था और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता था। कैसे होता था? अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ जनता डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्य को नहीं चुनती थी। जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है लेकिन जनता उनको नहीं चुनती, हम जिसको चुनते हैं वो हमारा नेता चुनता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनको हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, इनको हमारे द्वारा चुने गए जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिनको जनता चुनती है, वो जब किसी और को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और गुप्त मतदान का मतलब होता है कि बिना शो ऑफ किए, बिना बताए हुए मतदान करना। जैसे आज जो वर्तमान में प्रक्रिया चलती है चुनाव की, ये गुप्त मतदान की ही प्रक्रिया है। चुनाव में वोट देते समय हम किसी को ये नहीं बताते कि हम किसको वोट दे रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती हमसे ये नहीं जान सकता कि किसको वोट दिया जा रहा है, यानी वो गुप्त मतदान हुआ, यानी उसमें शो नहीं किया जाता कि किसको वोट दिया जा रहा है। तो गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष हो गया। और ये जो प्रणाली थी ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता था। प्रणाली यानी सिस्टम होता है। ये जो प्रक्रिया थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा चुने जाने की, इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेरिट बनाई जाती है। यानी जितने भी सदस्य हैं उसमें ज़रूरी होता है कि सबको वोट दी जाती है। बस अंतर इतना होता है किसको आप रेटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं। यानी जितने सदस्य होंगे उसमें सबको वोट दिया जाता है और बाद में निकाल लिया जाता है कि किसको रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली है, वही चुनाव जीत जाता है। एक लाइन में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना रहता है, सेम उसी प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये प्रेफरेंस आप देते हैं कि किसको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लास्ट में निकाल लिया जाता है कि किसको ज़्यादा वोटिंग की गई है, किसकी रेटिंग ज़्यादा बढ़िया है, वही चुनाव जीत जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत वाले प्राविधान में ऐसा है। और देखेंगे संविधान सभा के लिए 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य को चुना जाता था। कितना? 10 लाख की आबादी का मतलब 10 लाख जनता के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता था संविधान सभा के लिए। यानी क्या अनुपात था? 10 लाख अनुपाते 1 के अनुपात में चुना जाता था संविधान सभा के लिए सदस्यों को। और देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। लेकिन इनकी 2 ही दिन बाद मृत्यु हो जाती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। क्या? मनोनीत किया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें मनोनीत किया गया? तो किसे मनोनीत किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और
ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें और कितने अधिवेशन हुए। तो देखेंगे संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई थीं। संविधान सभा में एससी सदस्यों की संख्या यानी अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी और अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 26 और 33। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, महिला सदस्यों की संख्या। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में 8 दिया था, लेकिन यूपी पीसीएस में 15 सही माना जाता है। आयोग ने 15 महिलाओं को सही माना है और विकिपीडिया पे भी 15 ही दिखा रहा है, नेट पे भी देखने पे। तो महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, तो 15। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का दे रहे हैं, तो 15 आंसर टिक करेंगे और 12 भी कहीं कहीं मिलता है। बाकी आप 12 अगर ऑप्शन में है, 12-15 में है अगर, और आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 15 टिक करेंगे, अदरवाइज़ 12 भी कहीं कहीं माना जाता है। तो महिला सदस्यों की संख्या 12 और 15 आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम के हिसाब से टिक करेंगे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे। कौन? वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के। और भारतीय संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता थे। और देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन के गए थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से चुन के गए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के गए थे। ये इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। और इन्हें भारतीय संविधान का जनक क्यों माना जाता है? चूँकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर भारतीय संविधान सभा के विरोधियों की बात करें तो पुर्तगाली, यूरोपीय, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। कौन कौन? पुर्तगाली, यूरोपीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संविधान सभा के विरोधी थे। लेकिन देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना गया। देखिए, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक उसे ही माना जाता जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष होता। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए और इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना गया। लेकिन प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को माना गया है। अरस्तु को संविधान का जनक माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और देखेंगे भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वालों में जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू दो ऐसे सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने। और देखेंगे 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। और ये जो पाकिस्तान शब्द है, क्या पाकिस्तान, इसका पहली बार प्रयोग रहमत उल्लाह सयानी ने किया था। क्या? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। ये रहमत उल्लाह सयानी जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और इनकी एक शोध पुस्तिका थी नाउ और नेवर। नाम था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर इनकी एक शोध पुस्तिका थी जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। और इसी शोध पुस्तिका में पाकिस्तान
का जिक्र किया गया था और इनके अनुसार यानी रहमत उल्लाह सयानी के अनुसार पाकिस्तान का मतलब था पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। क्या पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये रहमत उल्लाह सयानी ने जो नाउ आर नेवर में पाकिस्तान की बात की थी, उसका मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान था। इन्होंने इसी को पाकिस्तान कहा था। इनको मिला के इनके अनुसार पाकिस्तान ये था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसके आगे देखते हैं। देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। कब पारित किया जाता है? 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा के द्वारा प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। और 26 नवंबर 1949, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ प्राविधान लागू कर दिया जाता है। यही कारण है कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो कुछ प्राविधान लागू किया जाता है, उसमें नागरिकता, आपातकालीन उपबंध आदि प्राविधान रहते हैं, जिनको लागू कर दिया जाता है। पूरा प्राविधान नहीं लागू किया जाता, पूरा संविधान नहीं लागू किया जाता, बल्कि कुछ ही प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है। यही कारण है कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। और 2 महीने बाद संविधान का शेष प्राविधान लागू कर दिया जाता है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान का शेष प्राविधान लागू कर दिया जाता है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। चूँकि 26 जनवरी को संविधान का जो शेष बचा हुआ प्राविधान था, उसको लागू किया गया था। चूँकि कुछ तो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, 1-2 महीने पहले ही। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। और यही कारण है कि 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में या तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? चूँकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। यही कारण है कि 22 जुलाई को तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यही कारण है कि पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। और इसी महत्व को बनाए रखने के लिए ये जो 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1930 में, और ये क्रम लगातार चल रहा था। चूँकि ये 26 जनवरी महत्वपूर्ण तिथि थी, और इसी तिथि को बनाए रखने के लिए संविधान का पूरा प्राविधान 26 जनवरी को लागू किया गया, 26 नवंबर को नहीं लागू किया गया। चूँकि 26 जनवरी को महत्वपूर्ण पहले से ही था, तो उसी दिन को ही स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा था, उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा गया है
कि पहली बार तिरंगा झंडा किस नदी के किनारे फहराया गया था? तो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे फहराया गया था, चूँकि वहीं पे ही अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार 1929 में तिरंगा झंडा फहराया गया था और इसी 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और आप देखेंगे 14 सितंबर 1949, कब? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों पड़ती है? चूँकि 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था। और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय भाषा के जगह देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। यानी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि है। लिपि ये कोई भाषा नहीं बल्कि लिखने का एक तरीका है जो लेफ्ट टू राइट चलता है, बाएं से दाएं की तरफ। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाते हैं, यही है देवनागरी लिपि। तो राष्ट्रभाषा के रूप में देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है, लेकिन कोई ये भाषा नहीं है, ये लिपि है। तो राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और इसको कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और उपराजकीय भाषा उर्दू है। आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रगान के रचयिता राविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? राविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं। राष्ट्रगान का मतलब जन गण मन अधिनायक वाला जो है, इसके रचयिता राविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसी को राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। इसको कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और राष्ट्रगान को पहली बार 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रगान को पहली बार कहाँ पे और कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान को इसके रचयिता राविंद्रनाथ टैगोर ने अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया। इसको इंग्लिश में, ये हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रगान। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन राविंद्रनाथ टैगोर ने किया था राष्ट्रगान को अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे शोक से है। ये पीसीएस में पूछा गया था एक बार प्रश्न कि राष्ट्रगान को उसके रचयिता ने अंग्रेजी में क्या कहा है? तो अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा है। किसको? राष्ट्रगान को। और देखेंगे राष्ट्रीय गीत, हमारी राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। ये जो वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रीय गीत हमारी जो है, ये आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये जो आनंद मठ है, ये एक नाटक का हिस्सा है और उसी नाटक से इसको लिया गया है, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। और अस्तो माँ सद्गमय, क्या? अस्तो माँ सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है, जबकि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। और अस्तो माँ सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है।
देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और स्वतंत्र भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछता है तो क्या होगा? माउंटबेटन। अगर कहता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या होगा? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। और यही सी राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, इसको देख लेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन होते हैं, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होते हैं और यही अंतिम भी होते हैं। और देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली होते हैं। कौन? लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त किया गया था। कितने पद इनके पास थे? तो 3 पद थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और देखेंगे 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र होंगे। क्या होंगे? संप्रभु राष्ट्र। भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र होंगे। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। और देखेंगे किसी भी देश को देश तब कहा जाएगा, यानी किसी भी देश को देश होने के लिए उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कोई देश तब देश कहा जाएगा जब उसके पास जनसंख्या होगी, भूखंड होगा और एक सरकार होगी और साथ ही साथ संप्रभुता होगी। ये 4 चीज़ें जिसके पास होगा वो देश होगा। देश होने के लिए क्या क्या? जनसंख्या, भूखंड, सरकार और संप्रभुता की ज़रूरत होती है। तो भारत के पास देखेंगे जनसंख्या थी पहले से, भूखंड था और सरकार भी थी, लेकिन इनकी खुद की सरकार नहीं थी बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी। और जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो उसमें संप्रभुता भी इनको प्राप्त हो गई। और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इस भारतीय संविधान के निर्माण में 6.4 करोड़ की लागत आई थी। कितना? 6.4 करोड़ की लागत आई थी। और भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद का प्राविधान किया गया था। किसमें? भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्राविधान किया गया था। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।